बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज RLC सीरीज सर्किट और सीरीज रेजोनेंस सर्किट, और इसे हम एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। एक्सेप्टर सर्किट RLC सीरीज सर्किट को क्यों कहते हैं, इंशाल्लाह वीडियो के एंड में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि वाई RLC सीरीज सर्किट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं कि RLC सीरीज सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ है और वो किस तरह उनकी जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। When a resistor R, inductor L and a capacitor C are connected in series with an alternating voltage source, this is an alternating voltage source we have, this is resistor we have, this is inductor we have, and this is capacitor we have। ये सारे रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम खुद चेंज कर सकते हैं। वी कैन वेरी द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम फ्यू हर्ट्ज टू मेगा हर्ट्ज। ठीक, हमने जो है वो ऐसी सोर्स सिलेक्ट की है, ऐसी अल्टरनेटिंग सोर्स ली है जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम वेरी कर सकते हैं। नो बाय कंसीडर RLC सीरीज सर्किट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ रूल के मुताबिक क्या होगा? किरचॉफ वोल्टेज रूल हम सब जानते हैं, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ लूप मस्ट बी इक्वल टू 0 होता है। इस पर्पस के लिए हम लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज रूल। सपोज किसी इंस्टेंट के ऊपर अगर ये टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है और ये टर्मिनल हम लेते नेगेटिव है, सो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। इंडक्टर में क्या होगा? इंडक्टर में ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके अंदर जो EMF जनरेट होती है वो हम जानते हैं अपने कार्स को वो अपोज करती है, इसलिए टर्मिनल जो होंगे इसके अपोजिट होंगे सोर्स से। ठीक, और कैपेसिटर का ये हिस्सा पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। नो, अब हमने किरचॉफ वोल्टेज रूल यूज करना है। उसके लिए हम सपोज मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ लूप मस्ट बी इक्वल टू 0 व्हेन वी मूव अपवर्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। व्हाट हैपन्स? पोटेंशियल चेंज पॉजिटिवली जाती है, तो पोटेंशियल चेंज इसकी वोल्टेज सोर्स का जो पोटेंशियल होगा ये पॉजिटिव होगा, इसको हम लिखेंगे V। ठीक, फिर यहाँ से हम जब बाहर आएंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे, अब रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो VR होगा, VR। अब हम ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है, जब इसमें से गुजरेंगे तो हम किधर जा रहे हैं? हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। जब चेंज निकालेंगे तो फाइनल माइनस का निशान निकालेंगे तो माइनस आएगी, इसलिए लिखेंगे माइनस V के साथ छोटा सा R लिखेंगे, माइनस VR। रेजिस्टर की काज पोटेंशियल चेंज होगी वो नेगेटिव होगी। इसी तरह यहाँ से फिर आगे आ जाएंगे। जब हम यहाँ पे इंडक्टर में पहुँचेंगे तो इंडक्टर में हम नेगेटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव है, हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे, हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे होंगे, तो हमारा फाइनल है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में से माइनस करो नेगेटिव तो आ जाएगा आंसर पॉजिटिव, तो प्लस हमारे पास यहाँ पे आएगा प्लस VL। ये हम किरचॉफ वोल्टेज रूल में हमने पढ़ा था कि जब टर्मिनल नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज होती है, पॉजिटिव होती है, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होती है।
तो अब हम क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आ रहे थे तो ये पॉजिटिव होगी। यहाँ पे हमने जो वी आर पोटेंशियल लिया है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं वो नेगेटिव लिया है। इसी तरह हम आगे आ जाएंगे और आगे लगा हुआ हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से हम किधर जा रहे हैं, हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो पॉजिटिव से जब नेगेटिव तरफ जाएंगे तो नेगेटिव लेते हैं, माइनस वी सी, वी क्रॉस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो अब क्या करेंगे, अब ये जो v माइनस वी आर है और जो वी सी है इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो v प्लस वी एल, ये देखें v प्लस वी एल इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी, v प्लस वी एल इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस वाले थे हम इधर उठा के ले गए होंगे, माइनस वी आर प्लस वी आर हो गया, माइनस वी सी प्लस वी सी हो गया इधर आके। इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। Suppose at any instant of time the value of current through circuit is I, करंट की वैल्यू हम I ले लेते हैं, एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q, कैपेसिटर क्योंकि चार्ज होगा और उसकी वैल्यू हम लेते हैं कैपिटल Q। वी आर इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के मुताबिक हम जानते हैं वी आर इज इक्वल टू आई आर होगा। तो ये वी आर जो है हमारे पास इक्वल टू आई आर है, ठीक है। वी सी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी, क्योंकि हमने कैपेसिटर इक्वेशन पढ़ी हुई है ना, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी और वी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी आ जाएगा, ठीक होगा ना। वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी, तो क्यू पता है ओवर ओवर कैपेसिटेंस है, तो हमारे पास आ जाएगा वी सी, इसको हम वी सी पहचान के लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर, ये वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू ओवर सी होता है। वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर जो होता है ये माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, ये हम जानते हैं बैक ईएमएफ है, हमने डिस्कस किया था हमने ये पहले चैप्टर नंबर 12 में, ये हम पढ़ चुके हैं। वी एल इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, ठीक हो गया। ये वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर है और माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन शो करता है कि ये जो ईएमएफ है, ये जो वीएल है ये अपने काज को अपोज करती है, इसको बैक ईएमएफ कहते हैं, ओके। ये हमारे पास तीनों वोल्टेजेस आ गए। अब हम जानते हैं कि जो करंट की वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जो सर्किट में फ्लो कर रही होगी, किसी भी इंस्टेंट पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। इन तीनों सेट को हम ये जो वी आर, ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर को, तीनों सेट को हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 का नाम ले लिया हमने। अब हमने ये वोल्टेज निकालने हैं, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम ये जो आई की वैल्यू है, यहाँ पे जो आई है इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट दे लेता हूँ ताकि आपको पता चले हमने करना क्या है। ये जो आई है ना, ये वाला आई, इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब आई की हम ये वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा वी आर इज इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। तो वी आर हमारे पास क्या आ गया, वी आर इज इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास वेरी सिंपल वोल्टेज अक्रॉस दी वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर निकल आएगा, वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर जो है वो हमारे पास आसानी से ये आ जाएगा। वी आर इज इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, ओके। अब निकालना है हमने वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर कितना होगा, लेट्स सी, ठीक है। उसके लिए ये वी सी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी। अब क्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास करंट मौजूद है, क्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको फार्मूला करंट का पता होना चाहिए क्या होता है। आई एम श्योर सबको पता है क्या, जो करंट होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, आई इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, डी क्यू बाई डी टी, ये ठीक है। और डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, और डी क्यू इज इक्वल टू
डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, इसको आप उधर ले जाना, डी टी को इधर है, तो डी क्यू इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा आई डी टी। तो क्योंकि हमने क्यू निकालना है, क्योंकि क्यू निकालेंगे तो क्यू ओवर सी जो है वो हमें वी सी देगा। ठीक है, समझ आ गया ना, क्यू ओवर सी। तो क्यू के लिए क्या हम करेंगे, हम ले जाएंगे इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल, इधर डेरिवेटिव का कैंसिल हो जाएगा ना, इंटीग्रल इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ, तो राइट साइड पे आ जाएगा इंटीग्रल आई डी टी। अब आई की वैल्यू हम जानते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, तो क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू इंटीग्रल, ठीक है, आई की वैल्यू हम जानते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी डी टी, ओमेगा टी डी टी। तो टाइम के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आई नॉट तुम्हारे पास कांस्टेंट है, ये आ जाएगा इंटीग्रल से बाहर, आई नॉट इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। अच्छा भाई, आगे साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन की होती है माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो ओमेगा टी है इसको दोबारा हमने इंटीग्रेशन करने दिया जाएगा इंटू वन बाई ओमेगा आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, साइन की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस ओमेगा टी होती है, इंटू कॉस को दोबारा आपने इसकी इंटीग्रेशन दी तो ये 1/ओमेगा आ जाएगी, ये 1/ओमेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास क्या आ गया क्यू, तो क्यू ओवर सी, अब सी पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये बी सी आ जाएगा, क्योंकि हमने क्यू ओवर सी को कहा था कि हमारे पास जो है वो क्यू ओवर सी इज इक्वल बी सी है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ये देखिए जी, बी सी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी होता है, क्यू ओवर सी, तो क्यू की वैल्यू है माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा, जो ओवर ओमेगा ना बटे में ओमेगा, ये नीचे आ जाएगा, ओवर ओमेगा सी लिख लेंगे, ओमेगा सी पहले था ना, क्योंकि ओमेगा क्यू ओवर सी था, इज इक्वल इनटू कॉस ओमेगा टी। इस तरह हमारे पास ये वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर निकल आया। ये वाली चीज़ जो है वो हमने इस तरह निकाली है, डायरेक्ट स्टेप किया गया, इस तरह आप लोग ये कर लीजिएगा साथ। ठीक हो गया, ये हमारे पास आएगा वी सी। अब वी एल निकालना है, तो वी एल जो है हमारे पास निकलेगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो अब हम इंटीग्रेशन ले डेरिवेटिव लेंगे टाइम का, पहले हमने इंटीग्रेशन लिया, अब यहाँ पे डी आई बाई डी टी, तो डी तो सिंपल ही आ गया ना, डी बाई डी टी आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट बाहर आ जाएगा, तो साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉज होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉज, तो माइनस तो पहली बार थी ना हमारे पास थी, तो ये माइनस उसी तरह ये माइनस आ गई ये वाली, ठीक है, इंटू डी आई बाई डी टी, ये आ जाएगा हमारे पास आई नॉट कॉज ओमेगा टी, ठीक है, इंटू ओमेगा आना था, क्योंकि ओमेगा टी का डेरिवेटिव डी बाई डी टी ओमेगा टी, तो ओमेगा इंटू डी टी बाई डी टी 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ओमेगा ये आ जाएगा, ओमेगा एल आई नॉट कॉस ओमेगा टी। समझ आ गई ना इस बात की कैसे आया। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करके ना टाइम का डेरिवेटिव ले लिया इसका, तो आई नॉट का आई नॉट आ गया, ये हमारे पास पहले एल नॉट था, ये था इज इक्वल टू माइनस एल, ये आ जाएगा ये वाला एल, तो यहाँ पे वैल्यू पुट की आई नॉट, ये मैं शुरू में लिख लेता हूँ तो कांस्टेंट है ना, तो साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस ओमेगा टी,
और ओमेगा इंटू आ जाएगा साथ, क्योंकि ये डेरिवेटिव है तो ओमेगा आ जाएगा, इंटीग्रेशन तो 1/ओमेगा आना था, इंटू ओमेगा आ गया। तो तरकीब दुरुस्त करें, माइनस एल आई नॉट ओमेगा, ये माइनस ओमेगा एल आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। ठीक है, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ये हमारे पास जो है ये सारा सेट जो है ये तीनों इक्वेशंस का वी आर वी सी और वी एल का जो हमारे पास जो तीनों का सेट आ गया, ये वोल्टेज निकाल लिए हमने इक्वेशन में, इसको 4 कह देंगे। ओके, नो अब इन तमाम वैल्यूज़ को वी आर वी सी और वी एल को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो वो थी वी, ये हमारा सोर्स का वोल्टेज था, ठीक है, माइनस ये वी एल की वैल्यू पुट कर दी, माइनस ओमेगा एल आई नॉट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू ये वी आर की वैल्यू पुट कर दी आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। तो ये प्लस हमारे पास जो थी वो वी सी था, तो माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी आ गया। अब इन दोनों में देखें, अब इसको भी आप उधर ले गए, इसको भी उठा के उधर ले गए, तो ये प्लस हो जाएगा, ये v इज इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, ये पहले ये लिख लिया हमने, ठीक है, ये वाला ये चीज़ यहाँ पे आ गई, जो ये उठा के ले गया था ये माइनस वाला ये प्लस में आ जाएगा, प्लस ओमेगा एल आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब आई नॉट इसमें भी और इसमें भी है, तो ये आई नॉट कॉमन आ जाएगा, बाकी बचा ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, कॉस भी कॉमन आ गया, ठीक है, ठीक हो गया कि इन दोनों को आपने कंबाइन किया है। समझ आ गई ना कि कैसे किया होगा। ये जो हम जब इधर ले गए होंगे ना इसको इधर, ये क्या आ गया हमारे पास, यह जगह प्लस में ओमेगा एल आई नॉट प्लस में इंटू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, तो माइनस हमारे पास ये रकम पहले इधर थी, माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, देखो कॉस ओमेगा टी भी कॉमन है और आई नॉट भी कॉमन है, तो हमने आई नॉट भी कॉमन ले लिया, ये आई नॉट, ठीक है, आई नॉट भी कॉमन आ गया, आई नॉट कॉमन आ गया, इंटू ओमेगा एल, ये ओमेगा एल रह गया अकेला, माइनस 1 ओवर ओमेगा सी यहाँ से ले लिया हमने ये वाला, और आई नॉट कॉमन ले लिया, और कॉस ओमेगा टी ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो अब सब में तीनों में जो है कॉमन आई नॉट आ गया, तो आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसको 5 कह रहे हैं हमने। अब हमने सपोजिशन की है, लेट कर लिया कि जो आर है वो के कॉस थीटा के इक्वल है, लेट कर ली कि जो आर है ना वो के कॉस थीटा के इक्वल है, ठीक है। सो ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी इज इक्वल टू के साइन थीटा के बराबर है, ये हमने सपोजिशन की है, लेट कर ली है कि आर जो है ये के कॉस थीटा के इक्वल है, और जो ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी है ये के साइन थीटा के इक्वल है, ये हमने सपोज की है, ओके, ये हमने सपोज वैल्यू की है कि आर को के कॉस थीटा और ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी को के साइन थीटा पुट कर लिया। जब इन सब की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे 5 में, तो हमारे पास प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो देखें कि ये हमारे पास जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 से क्या आ जाता है। इक्वेशन नंबर 6 जो थी हमारे पास वो क्या थी, आर इज इक्वल टू के कॉस थीटा, और ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी इज इक्वल टू हमारे पास था के साइन थीटा। तो अगर आप दोनों का स्केयर ले लें दोनों तरफ और ऐड कर लें तो हमारे पास फिर के की वैल्यू निकल आएगी। ये जो हमारे पास के की वैल्यू है ये निकल आती है बाय स्केयरिंग एंड देन एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, ठीक है। और फिर इसी तरह साइन थीटा और कॉस डिवाइड करके हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और थीटा इज इक्वल टैन इनवर्स, ये चीज़ हमारे पास इस तरह निकल आएगी। ये 5 और 6 से है। फिर इन दोनों इक्वेशंस को 5 और 6 को आप इक्वेशन नंबर 5 में लगाएंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू निकलती है v की, v इज इक्वल टू आई नॉट
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी होल का स्क्वायर साइन इंटू ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी ओवर आर, ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। किस तरह, आइए देखते हैं। देखें, हमने इक्वेशन नंबर हमारे पास 5 थी, v इज इक्वल टू आई नॉट, ऐसे आई नॉट, ये ब्रैकेट के बाहर था, बाकी था आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी प्लस, ये इक्वेशन नंबर 5 मैंने रिकंसिडर की है, प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी, 1 ओवर ओमेगा सी, ये 1 ओवर ओमेगा सी, ऐसे कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 जो हमने पीछे पढ़ी है, ये 5 थी। हमने जो लेट किया था वो क्या था भला, लेट किया था हमने r इज इक्वल टू के कॉस थीटा, के कॉस थीटा, जबकि जो ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी, ये इक्वल टू के साइन थीटा, ये हमने सपोज किया था, लेट किया था। अब इनकी जब आप लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये आर स्क्वायर, और ऐड भी कर दें फिर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, लेफ्ट साइड के स्क्वायर लेके ऐड कर दें, ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी, ये ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो के स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, के स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर बचेगा हमारे पास ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर जो इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, के इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी, इसका स्क्वायर, और होल की स्क्वायर रूट ले लेंगे, कि ये स्क्वायर ख़त्म किया हमने, तो होल की स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी के की वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये तो के की वैल्यू निकलाई ना हमारे पास, अब हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, इसी तरह थीटा कैसे निकालेंगे, एंगल भी निकाला गया था, तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन पे डिवाइड कर दो, ठीक है, के साइन थीटा ओवर के कॉस थीटा, के साइन थीटा डिवाइड बाई के कॉस थीटा, के साइन थीटा डिवाइड बाई के कॉस थीटा, लेफ्ट साइड को राइट साइड को लेफ्ट पे डिवाइड कर देना, इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय ओमेगा एल माइनस, उल्ट कर दिया, हाँ ऊपर आना था ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी, तो चलो हम दोबारा कर लेते हैं रेजर करके, यहाँ से ऐसे, तो हमारे पास आ गया जी ऊपर ये वाला, यानी कि ये इक्वेशन थी ना, के साइन थीटा, ये वाली ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, तो अब लिखेंगे ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी, ओके, और डिवाइडेड बाई क्या आना, आर, डिवाइड बाई आर,
तो आप देखें के से के कटा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा टैन थीटा बना, ये टैन थीटा और थीटा इज इक्वल क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टैन इनवर्स और ये लिख लें वैल्यू ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी, ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी डिवाइड बाई आर, ये हमारे पास आ गया जी थीटा। ये याद रखिएगा, वैल्यू हमने यूज़ करनी है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये क्या बन जाएगी, मैं कलर चेंज करता हूँ, ब्लू कलर ले जाता हूँ, इस तरह हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 5। तो v जो है v इज इक्वल टू, लिखूँगा v इज इक्वल टू आई नॉट, ये ऐसे k की वैल्यू पुट करो, k की वैल्यू क्या है, सॉरी r की वैल्यू पुट करो, k cos थीटा, k cos थीटा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस ये जो, क्योंकि आपने आर को ना ये पुट किया था के कॉस थीटा, और ओमेगा एल माइनस 1 और ओमेगा सी को, ओमेगा सी को क्या पुट किया था, इसको पुट किया था के साइन थीटा, तो आप इसको लिखोगे प्लस के साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, ओके। ये आपने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 5 के अंदर, इज इक्वल टू हमारे पास इसमें आई नॉट और के, आई नॉट पहले ही था, अब के भी कॉमन आ गया, तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब ये हमारे पास बन गई साइन अल्फा प्लस बीटा की प्रॉपर्टी, साइन अल्फा प्लस बीटा की प्रॉपर्टी बन गई, आई नॉट के, ठीक है, ये आ गया हमारे पास साइन अल्फा की बजाय ओमेगा टी प्लस बीटा की बजाय थीटा, ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन गई, ये इस तरह, ठीक है। ये जो सारी चीज़ है ना, ये वाली को हमने इस तरह लिख दिया, ये प्रॉपर्टी। अब हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद है तो वैल्यू पुट कर दें, तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू आई नॉट, के की वैल्यू पुट करता हूँ, के की वैल्यू हमारे पास है ये क्या, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा सी, ये सी है भाई, सी माइनस 1, सॉरी ओमेगा एल, गलत है, ओमेगा एल, ये जो चीज़ है ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी का स्क्वायर और साथ अंडर रूट भी है, ये हमने के की वैल्यू पुट की है ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगी ऐसे, ये के की वैल्यू पुट कर दी, आगे साइन, ये साइन आ गया, साइन
ब्रैकेट डाल दें, ओमेगा टी लिखें, प्लस थीटा की वैल्यू पुट कर दें, प्लस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई ये tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी, 1 ओवर ओमेगा सी डिवाइड बाई आर, ये हमारे पास आ गई वोल्टेज, इस तरह देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये स्टेप इस तरह आया। नो ये जो हमारे पास आई नॉट इंटू आर स्क्र प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी का स्क्र अंडरूट थी ना, उसको हम पुट कर लेते हैं वी नॉट, हमारे पास बन गया वी नॉट, ये वी नॉट बन गया। ठीक है, हमने पढ़ा ना पीछे कि जो वी था, वी इज इक्वल टू क्या था, आई नॉट, के की वैल्यू क्या पुट की थी, आई नॉट आर स्क्र प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी, 1 ओवर ओमेगा सी का स्क्वायर था, ऐसे स्क्वायर ऊपर अंडरूट भी थी, और ये के की वैल्यू पुट की थी हम, साथ साइन इंटू ओमेगा टी प्लस वो वैल्यू पुट की थी, ये साइन है, खराबी होगी, इसको दुरुस्त कर लेंगे, ये साइन है, ये लग रहा है इस तरह। अच्छा, ये मतलब साइन लिखना मुश्किल है इस तरह, साइन इंटू ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स वो जो सारा कुछ, ठीक है, तो लिख लीजिएगा। अब ये जो चीज़ इतनी है ना, इसे हमने पुट की है वी नॉट, ये सारा ये वी नॉट बन गया, आई नॉट क्योंकि आर ये वोल्टेज बनता है ना, तो इसको हम लिखा वी नॉट, ये जो चीज़ है इसको वी नॉट लिख लीजिए, ठीक है, ये वी नॉट। सो v इज इक्वल वी नॉट, बाकी साइन उसी तरह ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी ओवर आर आ गया हमारे पास। अब इसको हमने वी नॉट को क्या लिखा, वी नॉट इज इक्वल आई नॉट आर, ये हमने लिखा, इसको इक्वेशन नंबर हमने 11 कह देना है, और उसे हमने इक्वेशन नंबर 10 कह दिया। अब कंपेयर करना है हमने, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 10, इट इज़ क्लियर दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी, आई एंड वी का डिफरेंस आ गया इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये डिफरेंस है, ठीक है, वहाँ पे था v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो इसमें जो है वो जब 10 इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो दोनों में जो फ़र्क आता है ना, वो ये इतनी चीज़ एडिशनल आई है इसमें 10 इक्वेशन में, ये एडिशनल, इसका मतलब ये फेज डिफरेंस है, ये दोनों का फेज डिफरेंस आ गया। सॉरी, ये करंट लिखना था आपने, आई इज इक्वल आई नॉट, ये आई लिखना था, इक्वेशन नंबर 3 जो थी वो करंट के बारे में, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट के साथ आपने रिलेट करना था, वोल्टेज के साथ नहीं, ये गलती, तो साइन ओमेगा टी, ये करंट और वोल्टेज का आपस में जब हमने कंपैरिजन करना है ना, तो RLC सीरीज सर्किट में, तो ये हमारे पास वोल्टेज और ये हमारे पास करंट आ गया। इसको आप रेज कर दें कि कंफ्यूज ना हो जाइएगा ये क्या चीज़ है। तो ये जो चीज़ है ना, ये वोल्टेज नहीं, ये हमें चाहिए था, करंट चाहिए था, तो करंट के साथ वोल्टेज को हमने जो है वो किया है कंपेयर। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3, हमने पीछे पढ़ी है इक्वेशन नंबर 3 करंट के बारे में, और ये इक्वेशन नंबर 10 है वोल्टेज के बारे में। तो अब दोनों में देखें कि दोनों में जो डिफरेंस आता है एंगल का, फेज डिफरेंस को
ये आता है, इतना डिफरेंस आ गया tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस, तो थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी आर, ये फेज डिफरेंस आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, और थीटा इज इक्वल टू, ये जो ओमेगा एल होता है हम जानते हैं ये एक्स एल होता है, ये जो चीज़ होती है ये कैपेसिटर इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है, इसको हमने एक्स एल लिख दिया, और 1 ओवर ओमेगा सी जो होता है ये कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है, ये एक्स सी आ गया, tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी ओवर आर, यहाँ से ये आ गया। तो ये हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ की हुई है, जो क्योंकि ये सीरीज सर्किट था, सीरीज सर्किट में करंट और वोल्टेज हमेशा जो होते हैं, सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है और वोल्टेज होता है वो डिवाइड होता है। तो अगर आप गौर कीजिएगा कि जो चीज़ कांस्टेंट रहती है, जो चीज़ सेम रहती है, उसको हमेशा आप लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, उसको आप अलोंग लेंगे अलोंग, तो करंट को हम लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, करंट को हमने इधर लिया, करंट हमारा इधर आ गया। अब जो करंट के साथ वोल्टेज का आप देखना था डिफरेंस, या फेज डिफरेंस देखना था, तो जो होता है ना रजिस्टर, रजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, इसलिए रजिस्टर का वोल्टेज वो इधर ही आ जाएगा, इधर करंट आ जाएगा, इधर ही वी आर, मतलब जो रजिस्टर में से करंट वोल्टेज और करंट जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। ये वी आर वो मैक्सिमम वैल्यू रजिस्टर्स में से करंट की मैक्सिमम वैल्यू ये ली गई है आई नॉट ओ, और करंट और वोल्टेज रजिस्टर के वो इस तरफ है। लेकिन जो इंडक्टर में वोल्टेज होता है वो 90 के एंगल पे लीड करता है, ये 90 के एंगल पे लीड करेगा इंडक्टर का वोल्टेज करंट से, और जो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है वो लैग करता है, और जो करंट होता है लीड करता है। तो करंट वोल्टेज जो होगा वो हम देख रहे हैं कि वोल्टेज होगा कैपेसिटर का वो लैग करेगा वी सी ओ, ठीक है। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता होता है, करंट लीड करता होता है। तो करंट क्योंकि लैग कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, तो इसलिए नीचे की तरफ खींचा, ठीक है, नीचे की तरफ बनाया है इसका, ये जो है ना हमारा कैपेसिटर, ठीक है, ये कैपेसिटर के लिए मैंने नीचे की तरफ ये बनाया, ये कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर का ऊपर की तरफ है वोल्टेज। तो दोनों देखें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, वोल्टेज थ्रू द इंडक्टर एंड वोल्टेज थ्रू द कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो V ली गई है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ली गई है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू V नॉट है, ठीक है। V R O चेक करें, ये करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि रजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। ये V L O इंडक्टर में 90 के एंगल पे लीड करता होता है वोल्टेज करंट से, और जो कैपेसिटर होता है उसमें वोल्टेज होता है वो लैग करता होता है, ये वोल्टेज लैग कर नीचे की तरफ के -90 के ऊपर है। तो ये इनमें फेजर डायग्राम आ गई। तो क्योंकि वी एल और वी सी जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वी एल और वी सी, तो इसलिए यहाँ पे हमने डिफरेंस ले लिया वी एल माइनस वी सी, और ये डिफरेंस ले लिया, ये डिफरेंस दोनों का करंट के साथ इस फाई एंगल पे जो है वो लीड कर रहा है, ठीक है। ये वी एल माइनस वी सी मीन आपने अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस कर दी, इंडक्टर की वैल्यू में से कैपेसिटर की वैल्यू माइनस कर दी, तो ये अपवर्ड आ जाएगी इस तरह। तो ये हमारा वी आर हो, तो ये हमारी जो इतनी चीज़ बनेगी, देखो ना ये चीज़ क्या है, ये चीज़ वी नॉट है, ये वी आर ओ है रजिस्टर में से, और ये जो चीज़ इतनी है ना ये वी एल ओ माइनस वी सी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो वी सी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये डिफरेंस क्यों किया कि इन दोनों का बिहेवियर अपोजिट है, इंडक्टर में से वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज अपोजिट है, ये देखिए देख सकते हैं आप लोग 180 डिग्री पे, तो इससे डिफरेंस लेते होते हैं, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है इनके बीच में, इसका डिफरेंस लेते हैं वी एल माइनस वी सी। दिस मीन्स दैट वोल्टेज विल लीड करंट बाय, वोल्टेज लीड करेगा करंट से बाय थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी ओवर, ये आपने देखा कंपेयर किया, तो आपने कहा वोल्टेज करंट से लीड करेगा, आर एल सी सीरीज सर्किट में वोल्टेज लीड करेगा कितना, tan इनवर्स ओमेगा एक्स एल माइनस एक्स सी ओवर आर, ठीक है। जब एक्स एल जो होगा वो एक्स ई से बड़ा होगा, ठीक
एंड वे लैग और लैग करेगा इफ़ एक्स एल जो है वो छोटा होगा सी से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी तो फिर वो लैग करेगा। जब एक्स सी जो होगा इंडक्टर की रिएक्टेंस जब कैपेसिटर की रिएक्टेंस से ज़्यादा होगी तब जो वोल्टेज होगा आरएलसी सीरीज सर्किट में वो लीड करेगा करंट से, वी लीड्स आई, वी वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज लीड्स आई। और अगर जो है वो एक्स सी ग्रेटर है और एक्सएल कम है तो उल्ट हो जाएगा, फिर वी लैग करेगा, आई लीड करेगा। ठीक है, इस बात की समझ आ गई होगी आपको। अब इम्पीडेंस निकालनी है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इम्पीडेंस के लिए आरएलसी सीरीज सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो जी इज इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर। ये किस तरह आ गया, तो ये इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ कर ली, क्योंकि रजिस्टर जो होता है उसमें करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, तो उसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो हम इधर ले सकते हैं। ये रजिस्टर के लिए आ गई। और जो कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं अपोजिट बिहेवियर होते हैं, तो इसलिए हम उनको इस तरह, ये क्योंकि दोनों अपोजिट बिहेवियर रखते हैं, ये एक्स एल है और ये होगा एक्स सी, ठीक है। तो क्योंकि अपोजिट है तो डिफरेंस लेना होता है, तो डिफरेंस लेंगे एक्स एल माइनस एक्स सी, तो ये हमारे पास हो गया, यानी कि डिफरेंस में से एक्स एल में से है तो ये आ गया एक्स एल माइनस एक्स सी, मैंने यहाँ पर लिख लिया एक्स एल माइनस एक्स सी। तो ये हमारी आ गई इम्पीडेंस ये वाली। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस आ गया इंडक्टर और कैपेसिटर का, ये रेजिस्टेंस की आ गई वैल्यू। तो ये हमारे पास कोई एंगल, अब इसको हम बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करके, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके, तो हम ये जो फार्मूला है हम ट्राई कर सकते हैं। आर जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको एक्स आर जो है वो आर लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी आ जाएगा। जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, एक्स आर जो है वो आर ही है, आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर और एक्स सी का स्क्वायर, ये एक्स एल है, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर सी है भाई, और सारे के ऊपर इस तरह अंडर रूट डाली गई है। ये इम्पीडेंस आ गई हमारे पास, ठीक है। और जर्नल आ गई वैल्यू। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11, तो वी नॉट ओवर आई नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि जो जी होता है, जी जो होता है ना, ये इक्वल होता है वी नॉट ओवर आई नॉट, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स एल की वैल्यू पुट कर दी ओमेगा एल, और एक्स सी की वैल्यू बराबर ओमेगा सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आई नॉट इधर भी आ सकता है, ये तो वी नॉट ओवर आई नॉट को हमने जी इज इक्वल टू एक्स आर, ये भी लिख सकते हैं, वही बात है जो हमने पहले की है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द कर्व फॉर द आरएलसी सीरीज सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ड्रॉ करने फॉर आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए। तो देखो क्या आएगा, जैसा कि करंट निकाला हमने, वी नॉट ओवर आई नॉट इज इक्वल टू था ना, पीछे ये यहाँ से, तो अगर हमने आई नॉट निकालना हो तो आई नॉट इधर ले जाते हैं, और इधर से जो वैल्यू थी हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी ए का स्क्वायर, उसको आप इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाना था वी नॉट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर, ये आ जाना था हमारे पास। अब इसमें आप वैल्यू पुट करो, वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओवर आर स्क्वायर, जो ओमेगा 2πf एल होता है, 2π एफ होता है, 2πf एल आ गया, और यहाँ पे 1 ओवर ओमेगा 2πf सी आ गया स्क्वायर। और जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओवर, ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, इन्फिनिटी आर स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, और करंट हो जाएगा 0। जब फ्रीक्वेंसी नहीं है तो करंट भी हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जब 0 है ना,
तो ये चीज़ ज़ीरो होगी, ये वाली समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी बन गई, तो ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो आर स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो आ गया, तुम्हारे पास करंट नहीं होगा। दिस शोज दैट एट फ्रीक्वेंसी ज़ीरो द करंट इन दिस RLC सीरीज सर्किट इज ज़ीरो, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिट होगी तो करंट विल आल्सो भी ज़ीरो, इन्फिनिटी में भी करंट ज़ीरो होगा, क्योंकि आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो आएगा, लेकिन यहाँ पे तो इन्फिनिटी आ जाएगी ना, तो फिर बटे में इन्फिनिटी पे करंट ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ना करंट ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पे होता है, ना इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी पे होता है, ना फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होनी चाहिए, ना फ्रीक्वेंसी इन्फिनिट होनी चाहिए। अभी हमने कर्व ड्रॉ कर दी, तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसा ऐसा वेरी कर रहे हैं, इस तरह हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है। अब देखिए करंट बढ़ रहा है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ तक जहाँ की करंट मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, फिर करंट उसके बाद फिर कम होना शुरू हो गया। इसकी क्या वजह बनी? इसकी वजह ये बनी है कि जो जैसे जैसे आप लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं ना, तो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो कम हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है, कैपेसिटर की रिएक्टेंस वो होती है ये एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी होता है, 2 पाई एफ सी, वो फ्रीक्वेंसी के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। ये एक्स सी फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स डिविएशन होती है। जो एक्स एल होता है ओमेगा एल के इक्वल होता है, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता है, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल। तो एक्स एल जो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट इक्वेशन होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अच्छा, शुरू में जब फ्रीक्वेंसी कम होती है, शुरू में जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है, ये इन्वर्सली, और इंडक्टर की रिएक्टेंस कम होती है, इसलिए करंट जो होता है वो कम होता है कैपेसिटर की वजह से। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसकी रिएक्टेंस जो है वो कम हो रही है और इसकी रिएक्टेंस बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि एक फ्रीक्वेंसी पे जाके जितनी एक्स सी कम हुई है उतनी एक्स एल बढ़ी है, दोनों अपोजिट बिहेवियर की वजह से दोनों कैंसिल हो जाती हैं, तो एक्स एल माइनस एक्स सी जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, एक्स एल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू ज़ीरो। उस वक़्त जो इम्पीडेंस होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है, करंट मैक्सिमम हो जाता है। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कि क्या हुआ कि ये फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ा रहे हो ना आप लोग, ठीक है, एक्स सी जो है वो कम हो रही है और एक्स एल बढ़ रही है, एक चीज़ बढ़ रही दूसरी चीज़ कम हो रही है, जब दोनों एक्जैक्टली इक्वल हो जाती हैं तो क्योंकि दोनों अपोजिट है तो कैंसिल हो जाती हैं। इसलिए हमने पीछे इम्पीडेंस पढ़ी है ना, जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, वो हो जाता है ज़ीरो, प्लस ज़ीरो ऊपर अंडर रूट आ जाती है, तो हमारे पास जी इज इक्वल सिंपल आर रह जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल इम्पीडेंस आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्पीडेंस मिनिमम हो तो करंट हो गया हमारे पास मैक्सिमम, जब रुकावट कम से कम हो तो करंट मैक्सिमम, तो करंट मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जैसे ही हमने फर्दर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई होगी तो फिर एक्स एल अब ज़्यादा हो गया एक्स सी से, इसलिए करंट में फिर कमी वाक़ आना शुरू हो गई, करंट फिर कम होना शुरू हो गया, इस तरह करंट कम होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि अब एक्स एल जो है वो बढ़ रहा है, उसके बढ़ने से जो है वो अपोजिशन आ रही है, करंट जो है वो इम्पीडेंस बढ़ती जा रही है, करंट कम होता जा रहा है। यहाँ पे अपोजिशन जो है वो मिनिमम है, क्योंकि जो यहाँ पे एक्स एल और एक्स सी जो है इंडक्टर की रिएक्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल हो गए, इसलिए यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो गया। अच्छा, अब ये है जब R1 की वैल्यू हमारे पास कम होगी, अगर हम R1 की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने लगाई रेजिस्टर सर्किट में उसकी वैल्यू बढ़ा दी, फिर वही हुआ, लेकिन जो करंट की वैल्यू, क्योंकि अब इम्पीडेंस जो है वो पहले R के बराबर थी, R कम थी,
जब R2 आपने यूज़ किया तो R2 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, तो करंट जो हमारे पास होगा वो कम हो गया। ये दूसरी कर्व के लिए ये हुआ ऐसे। Thus current I is 0 at very low frequency and very high frequency पे भी करंट कम है, ये लो फ्रीक्वेंसी पे करंट कम है और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी करंट कम है, लेकिन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे for any other frequency lying in between 0 and infinity the value of current depends upon the factor this जो ओमेगा L - 1 over ओमेगा C इस पर डिपेंड करेगा। इफ वी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी अब अप्लाइड वोल्टेज, हमने शुरू में कहा था जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है, हम जो अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, द करंट विल आल्सो इंक्रीज and at a particular frequency, particular value, it attains maximum value. This particular frequency is called resonant frequency. उसे हम resonant frequency कहते हैं। ये जो frequency है ना यहाँ पे, ये वाली resonant frequency है, ये dotted line है, ये हमारी resonant frequency है, इसे हम बोलते हैं FR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिस पे क्या हुआ है, इस पे XC और XL जो है बराबर हुए हैं, XC और XL बराबर हुए हैं। So since at resonant maximum current flows, therefore RLC series circuit is sometimes called acceptor circuit, क्योंकि ये मैक्सिमम करंट को अलाउ करता है टू पास थ्रू एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ये सर्किट जो है मैक्सिमम करंट को अलाउ करता है एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्ट करता है मैक्सिमम करंट को, इसलिए इसका नाम एक्सेप्टर सर्किट रखा गया। इट एक्सेप्ट्स, ये असल में इसका आंसर है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये वाइवा वगैरह में पूछते हैं कि एक्सेप्टर सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट क्यों कहते हैं, या RLC सीरीज सर्किट को। इट एक्सेप्ट्स अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ये एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसका नाम एक्सेप्टर सर्किट रखा गया है। ठीक है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड अबव दैट वैल्यू, अब उससे ठीक है करंट बिगिंस टू डिक्रीज, करंट कम होना शुरू हो गया, जैसे मैंने देखा। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व RLC सीरीज फिगर में हमने पीछे देखी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जैसे कि हमने कहा था पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पे XL XC के इक्वल हो जाता है, जहाँ डिफरेंस जीरो हो जाता है। दिस RLC सीरीज सर्किट इज एक्साइटेड बाय alternating voltage source whose frequency could be varied as shown in फिगर में हमने देखा कि इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम हो गई थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये थी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये थी। जब दोनों इक्वल हो गए तो दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे। XL and XC are opposite to each other. When frequency of AC is very small, XL is very small क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है XL, तो XC is very large क्योंकि XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कम फ्रीक्वेंसी पे जो है XC और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और XL जो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए लो फ्रीक्वेंसी पे ये XL की मैं बात कर रहा हूँ, XL जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बातें आपको पता है। As compared to XC, then RLC series will behave and RC series circuit, कम फ्रीक्वेंसी पे जो सर्किट है वो RC सीरीज सर्किट के तौर पे बिहेव करता है, क्योंकि XL जो होता है वो बहुत कम होता है, इसकी ना होने की बराबर वैल्यू होती है लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये है ही नहीं है, इंडक्टर नहीं है, तो सर्किट बन गया RC सीरीज सर्किट। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे ऊपर क्या होता है कि ये XC की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, इसका बिहेवियर बहुत कम मिनिमम हो जाता है, इसलिए सर्किट जो है वो RL सीरीज सर्किट के तौर पे बिहेव करता है, RL सीरीज सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए RL सर्किट, लो फ्रीक्वेंसी पे RC सर्किट। कौन RLC सीरीज सर्किट की बात हो रही है कि RLC सीरीज सर्किट जो है लो फ्रीक्वेंसी के लिए RC सीरीज सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा, और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए RL सीरीज सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। लेकिन फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, XL XC के इक्वल हो गया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड resonance conditions and omega r is called resonant frequency. At resonant frequency the inductive reactance is equal and opposite to capacitor, so दोनों इक्वल हो गई, ये XL XC के इक्वल है, X इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा R L आ जाएगा, R फॉर रेजोनेंट, और XC जो 1 ओवर ओमेगा C होता है, तो इसको जब उधर जब मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर LC, और ओमेगा R इज इक्वल टू 1 ओवर LC अंडर रूट आ जाएगी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f होती है, तो 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू 1 ओवर LC अंडर रूट, और एफ आर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई LC, ये जो 2 पाई जाकर डिवाइड हो जाएगा,
1/2 पाई LC अंडर रूट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1/LC अंडर रूट जो है ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है। 1/LC के अंडर रूट जो है ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती हैं। अगर आपसे पूछेंगे भी बताओ LC अंडर रूट किसकी डायमेंशन देता है, LC बटे में LC अंडर रूट हो तो वो फ्रीक्वेंसी है, अगर ऊपर हो तो ये टाइम पीरियड बनता है, टाइम, ये टाइम की जो है वो हमें फिर डायमेंशन जो है वो देगा, ये भी आपको याद रखना है। तो जो फ्रीक्वेंसी है ये L के क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्स इक्वेशन रूट L अंडर रूट है, L अंडर रूट के इन्वर्स इक्वेशन है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी L अंडर रूट की भी इन्वर्सली है, और जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो कैपेसिटेंस की जो अंडर रूट है उसके भी इन्वर्स इक्वेशनल है। कुछ पॉइंट जो है दोबारा समझिएगा मैंने क्या कहा था। देखिए हमने ये बात कही, ये सपोज हमारे पास हम ग्राफ के जरिए ड्रॉ करना चाहते हैं कि व्हाट हैपन्स एक्चुअली, ये एक्स एक्सिस मैंने लिया, इधर मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली है सपोज, और इधर मैंने दोनों एक्स एल और एक्स सी ये ले ली है, एक्स एल इंडक्टर की रिएक्टेंस और एक्स सी जो है वो कैपेसिटर की रिएक्टेंस हमने इस तरफ ले ली है दोनों। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, शुरू में जब फ्रीक्वेंसी कम होती है, शुरू में जब फ्रीक्वेंसी कम होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह वेरी कर रहे हैं ऐसे, शुरू में जब फ्रीक्वेंसी कम होती है हम जानते हैं जब चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, एक्स एल जो है ना वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्स एल बढ़ेगा, लेकिन जो एक्स सी था वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स प्रोपोर्शनल था, एक्स सी जो था वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स प्रोपोर्शनल था। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कर्व ग्राफ आता होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन आता होता है। तो अब क्या होगा, शुरू में जब फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्स सी ज़्यादा है, एक्स सी यहाँ पे है, एक्स सी यहाँ पे है, तो एक्स एल यहाँ पे है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एक्स सी जो होगा वो बढ़ेगा, ऐसे एक्स एल बढ़ेगा, एक्स एल बढ़ेगा, ये एक्स एल बढ़ रहा है, ये हमारा एक्स एल है, ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन है, एक्स एल बढ़ रहा है। व्हाट हैपन्स टू एक्स सी, एक्स सी जो है कैपेसिटर की रिएक्टेंस वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, वो यहाँ से डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होते 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 यहाँ तक, यहाँ पे जाकर मिनिमम हो जाएगी। अब देखो ये क्या है हमारे पास, एक्स सी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ एक्स एल बढ़ता जा रहा है, एक्स एल बढ़ता जा रहा है और एक्स सी कम होता जा रहा है, नीचे तरफ आ रहे हैं, एक्स सी कम होता जा रहा है, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। आप देखें शुरू में ये वैल्यू एक्स एल की कम है लेकिन एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा है, फिर कैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है एक्स सी कम होता जा रहा है और एक्स एल बढ़ता जा रहा है। अब आप गौर करें हो क्या रहा है, ये इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये, इस पे क्या हुआ, इस पे जितना एक्स एल बड़ा है उतना एक्स सी कम हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इसे पॉइंट को कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इसे हम एफ आर का नाम देते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस जगह के ऊपर एक्स एल इक्वल टू एक्स सी है, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी है, इससे राइट और लेफ्ट जो है कोई एक वैल्यू सी वैल्यू से ज़्यादा है, या एक्स सी ज़्यादा या एक्स एल ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितनी एक्स एल बड़ी है उतनी एक्स सी कम हो गई है, तो जहाँ पे दोनों आके वैल्यू बराबर हो गई हैं, इस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब अगर इम्पीडेंस के साथ आप देखना चाहें ग्राफ तो वो कैसा होगा, फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस का ग्राफ कैसा होगा, फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस। अब देखो इम्पीडेंस क्या है, शुरू में जो है वो इम्पीडेंस कंबाइंड इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंस का। जो
रजिस्टर की फ्रीक्वेंसी, रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन कैपेसिटर की और इंडक्टर की डिपेंड करती है। शुरू में जब फ्रीक्वेंसी कम है इंडक्टर की रिएक्टेंस कम है, लेकिन कैपेसिटर की तो ज़्यादा है ना, इसलिए शुरू में कैपेसिटर की रिएक्टेंस की ज़्यादा की वजह से इम्पीडेंस ज़्यादा होती है। जब फ्रीक्वेंसी आती है इंटरमीडिएट, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उस वक्त हमारे पास इम्पीडेंस हो जाती है मिनिमम हो जाती है, और फिर बाद में जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है फिर एक्सएल ज़्यादा हो जाता है, उसके जो हमारे पास जो है ना इम्पीडेंस फिर बढ़ जाती है, इम्पीडेंस फिर इंक्रीज कर जाती है। अब इनको अगर मिलाओगे सारे पॉइंट्स को तो हमारे पास कुछ इस किस्म का ग्राफ आता है। ये जो है यहाँ भी इम्पीडेंस ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इम्पीडेंस जो है बहुत कम हो गई है। इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो इसको हम एफ आर कहते हैं, जो हमने निकाली है पीछे, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी अंडर रूट इम्पीडेंस मिनिमम होती है इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी अंडर रूट, ये निकाली हमने। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर इम्पीडेंस मिनिमम होती है, ठीक है, सिर्फ आर के इक्वल होती है, करंट मैक्सिमम होता है, ठीक है, करंट मैक्सिमम होता है, और पावर फैक्टर की वैल्यू जो होती है, पावर फैक्टर होता है जो हमारा करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनता है ना, ये हम कहते हैं पावर डिसिपेटेड टू पावर सप्लाइड इज कॉल्ड पावर फैक्टर। पावर डिसिपेटेड टू पावर सप्लाइड इज इक्वल टू पावर फैक्टर कहलाता है कॉस थीटा, इसको कहते हैं पावर फैक्टर। कॉस थीटा को पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर, पीएफ लिख रहा हूँ मैं, पावर फैक्टर याद रखिएगा। द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड, ये जो पी पावर डिसिपेटेड है, ये पावर सप्लाइड है, दोनों की रेशियो को आप जितनी पावर डिसिपेट उतनी पावर सप्लाइड हो तो आंसर कितना आएगा, रेशियो कितनी आएगी 1। तो रजिस्टर में पावर डिसिपेटेड और पावर सप्लाइड इक्वल होते हैं, जितनी पावर आप सप्लाई करते हो उतनी डिसिपेट हो जाती है, इसलिए रेशियो बराबर होती है, दूसरी पावर फैक्टर 1 आता है। तो रेजिस्टेंस में पावर फैक्टर 1 होता है। इंडक्टर में पावर डिसिपेट नहीं होती है, पावर डिसिपेट नहीं होती है, कैपेसिटर में भी नहीं होती। तो ये पावर सप्लाई तो होती है, डिसिपेट नहीं होती। ये पी पावर डिसिपेटेड, अगर ये जीरो हो, जीरो बटा समथिंग करें जीरो, तो पावर फैक्टर जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास जो इम्पीडेंस आई है सिर्फ आर के बराबर आई है, तो आर रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में जो पावर डिसिपेशन होती है मैक्सिमम होती है, इसकी पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगी, सॉरी पावर फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू होती है पावर फैक्टर की, और वो 1 होगी, ठीक है। तो ये है लेक्चर, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, मसला हो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।